नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गार्गी प्री 2021। इसमें हम एनवायरनमेंट, जो हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, इम्पोर्टेंट सेगमेंट है एनवायरनमेंट का, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस एक साल के कंटेंट है उसकी समरी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि कोई भी चीज़ बचे नहीं और एक इफेक्टिव मैनर में आपका एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में हम पिक करेंगे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ या जो भी करंट अफेयर्स में रही हुई इन्फॉर्मेशन है वो, और साथ में कुछ स्टैटिक पोर्शन भी रहेगा जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए इस वीडियो में हम देख लेते हैं हमारे पास में क्या अवेलेबल है। सबसे पहले अवेलेबल है दैट इज एमिशन गैप रिपोर्ट। 2020 की एमिशन गैप रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमिशन गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अब 2020 की जो रिपोर्ट आई है इसमें क्या आउटकम है, क्या की नोट्स रहे हैं इसके, तो इसमें मेन तो ये है कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो लगातार बढ़ता चला गया है और 2019 के साल में एमिशन बहुत ज़्यादा देखा गया था। उसकी वजह रही फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लगनी। और ग्रीन हाउस गैसेज में देखोगे तो बहुत सी गैसेज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गया जिसका फॉर्मूला CH4 हो गया, या नाइट्रस ऑक्साइड N2O की बात करो, या और भी दूसरी गैसेज होती हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस हम बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो है वो एक मेन कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेज का, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दैट मीन्स टेम्परेचर जो है वो ग्लोबली राइज हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे G20 कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड की जो बड़ी 20 कंट्रीज हैं इकोनॉमिकली, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में। और उनमें भी अगर आप रैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबसे ज़्यादा एमिशन किया जाता है चाइना के द्वारा, दूसरे नंबर पे आता है USA, तीसरे नंबर पे आता है यूरोपियन यूनियन प्लस यूनाइटेड किंगडम, और चौथे नंबर पे आ जाता है इंडिया। ऐसे में अभी का जो देखें तो जो अभी करंट टारगेट किया हुआ ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 का, उसमें जो कंट्रीज ने अपना खुद का जो NDCs फाइनल किया हुआ है, जिसको बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि हाँ भाई एक देश अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि कितना वो एमिशन को कंट्रोल करने वाला है, तो उसको बोल दिया जाएगा क्या, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो करंट अगर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात करें जो अलग अलग कंट्रीज ने अपने हिसाब से डिसाइड किया हुआ है, तो 2100 आते आते आप देखोगे 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज होने का चांस है। जबकि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में टारगेट क्या किया हुआ है कि 2100 तक आते आते 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही टेम्परेचर राइज होने देंगे। कोशिश की जाएगी कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना हो। बट रियलिटी क्या है कि अभी जो कंट्रीज का जो टारगेट लिया हुआ है उसके हिसाब से तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि जितना भी ग्लोबल एमिशन होता है ना ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका 2/3 दैट मीन्स अराउंड 67% जो है वो तो केवल और केवल प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज से ही एमिट होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखेंगे आप। 2020 में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन थोड़ा सा कम रहा और उसकी वजह क्या रही थी, कोविड-19 आउटब्रेक के चलते। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से लॉकडाउन्स लगाए गए थे। इसके अलावा अगर आगे देखें तो आपके सामने ये देखो मैप्स, 2 ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें क्लियर दिखाया हुआ है। ऑरेंज कलर आप देख पा रहे हो फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इसी का एमिशन होता है। दूसरे नंबर पे मीथेन है, ये जो ब्लैक कलर सा थोड़ा सा डार्क ब्राउन है। फिर आप देखोगे N2O नाइट्रस ऑक्साइड तीसरे नंबर पे। फिर आप देखोगे फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं ग्रीन कलर की, वो देखोगे। ऐसे ही लैंड यूसेज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। तो ओवरऑल आप एक तो मरून कलर को देखो, एक ऑरेंज कलर को देखो, ये दोनों मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एमिशन अगर किसी ग्रीन हाउस गैस का होता है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर ग्लोबल सिनेरियो में देखें कि पर कैपिटा एमिशन, मतलब जितना एमिशन एक कंट्री करता है एक साल में, उसको पूरी पॉपुलेशन से अगर उस कंट्री की डिवाइड कर दें तो एक इंडिविजुअल कितना पोल्यूशन करता है, कितना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करता है, वो डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो उसमें अगर देखें तो ग्लोबली जितना एमिशन होता है उससे भी इंडिया का एमिशन तो बहुत कम है। इंडिया अगर हम ओवरऑल फिगर में देखें
तब तो फोर्थ लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस है, बट पर कैपिटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत ही कम एमिशन होता है इंडिया से, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो एक वर्ड बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो है ट्रिपल इमरजेंसी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ट्रिपल इमरजेंसी का। तो ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, एक तो क्लाइमेट चेंज, एक बायोडाइवर्सिटी लॉस और एक हो गया पोल्यूशन। ये तीन चीज़ों को मिलाकर के ट्रिपल इमरजेंसी का नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है जिसका नाम है कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो इसमें क्या है कि कितना उपयोग किया गया है ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते टाइम पे फ्यूल का, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट आए। जैसे कि मान लो आप एसी यूज़ करते हो घर पे, तो एसी जब आपने घर पे लगाया तो कितना एमिशन उसकी वजह से हुआ एसी को ऑपरेट करने के चलते। ठीक है, तो ऐसे, और दूसरा कंट्रीज़ ने क्या पॉलिसी बनाई हुई है, तो दोनों का सिंथेसिस, इस रिपोर्ट का नाम क्या हो गया, कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, जो कि यूएनईपी और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ये भी यूएनईपी के द्वारा रिलीज की जाती है। तो यूएनईपी क्या है ये तो हम अभी देखेंगे, बाकी यूएनईपी के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है वो हमने यहाँ पे देख ली। अब हम बात करेंगे यूएनईपी के बारे में। देखो, यूएनईपी की फुल फॉर्म आपको पता पड़ी गई, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूएनईपी जो है वो एक लीडिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट अथॉरिटी है। दैट मीन्स ये इसके जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी फंक्शंस होंगे वो ग्लोबल, मतलब पूरी दुनिया के लिए किए जाते हैं, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट एजेंडाज को स्टैब्लिश करने का काम करेगी। दैट मीन्स कि क्या किया जाए जिसकी वजह से दुनियादारी में जितना भी एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, या कोई भी एडवर्शियल इफेक्ट आ रहे हो एनवायरनमेंट में, उनको कैसे टैकल किया जा सकता है, तो उनके लिए ये गोल्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे में और टारगेट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के द्वारा स्टैब्लिश किए गए थे। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में ही एसडीजीज को फाइनल किया गया था, जिसमें 17 एसडीजीज के अंडर में 169 टारगेट्स को अचीव करने का काम करना था। आप देखोगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया में, और इसमें जो फंडिंग आती है ना यूएनईपी के पास में, उस फंडिंग का 95% तो देखो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आता है। मतलब जो मेंबर्स हैं वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा मुताबिक, अपनी क्षमता मुताबिक कंट्रीब्यूट करते हैं फंडिंग में। दूसरा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में एक इंपॉर्टेंट गवर्निंग बॉडी है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, और यह असेंबली ही इसकी मेन बॉडी है। मेन पार्ट जो रोल प्ले किया जाता है यूएनईए के द्वारा किया जाता है। इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड मुद्दों पर बातचीत करती है, और कुछ जो टारगेट्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। और इसमें यूनिवर्सल मेंबरशिप जो है वो आप देख सकते हो, लगभग 193 मेंबर्स हैं इसके, मेंबर्स यूएनईए के। तो ऐसे में हमने यूएनईपी के बारे में भी जाना। अब आगे चलते हैं, लगे हाथ अब हम देख लेते हैं ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म, कि अगर हम ग्लोबल सिनेरियो में देखें एनवायरनमेंट इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे कैसे फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है, कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं। तो ये शंकर आईएएस में आपके पास पूरा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो अगर वो बुक नहीं है तो आप यहाँ से ये चीज़ें देख सकते हो। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये आप देखोगे GCF, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो UNFCCC के अंडर में डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प देने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी खासी होती है, डेवलप्ड कंट्रीज ने पहले एमिशन बहुत ज़्यादा कर दिया, आज उनके पास में टेक्नोलॉजी है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करें। इसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड स्टैब्लिश किया गया था, UNFCCC, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, उसमें ये चीज़ स्टैब्लिश की गई।
और इस ग्लोबल क्लाइमेट फंड के अंडर में, ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंडर में कुछ कमिटमेंट ये थे, देखो स्टैब्लिश किया गया 2009 में। और काम क्या था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो $100 बिलियन हर साल 2020 तक, आप देखोगे 2020 आते आते डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये था ग्रीन क्लाइमेट फंड। आप ध्यान रखोगे 2009 में स्टैब्लिश किया गया UNFCCC के अंडर में। और काम क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो 2020 आने तक, मतलब 2020 के बाद में हर साल $100 बिलियन की हेल्प प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। और इसमें काम क्या किया जाएगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको रिड्यूस करना और क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है उसको कम करना। फिर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, GEF। ये भी एक ट्रस्ट फंड ही है, जिसका GEF का ट्रस्टी किसे बनाया गया, कौन इसकी देखरेख करेगा इस फंड की, तो वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ही इसको एडमिनिस्टर करता है, इस फंड को, जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड। इसमें मेन काम क्या है, सेम वही चीज कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को, या फिर जो कंट्रीज कहीं ना कहीं गरीबी से निकल करके और कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके डेवलपमेंट अचीव किया जा सके, उन ट्रांजिशन वाली इकोनॉमीज को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करना। और साथ में एनवायरमेंटल कन्वेंशन जो भी हैं वर्ल्ड में, जैसे आज पेरिस क्लाइमेट चेंज की बात करो, पहले क्योटो प्रोटोकॉल की बात होती थी, तो उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प प्रोवाइड करना इन डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इसका ट्रस्टी कौन है, वर्ल्ड बैंक, आप यही ध्यान रखोगे। अच्छा, ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड है, GEF जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, ये एक तरीके से क्या हो गया, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म है। और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके नंबर्स हैं 5 हैं ऐसी कन्वेंशन जिनमें कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे की हेल्प प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। नंबर 1, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नंबर 2, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। Number 3, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant. Number 4, that is United Nations Convention to Combat Desertification. और Number 5, that is Minamata Convention on Mercury. तो ये पांचों नाम आप याद रखोगे, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड ये पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, दैट इज एडेप्टेशन फंड। एडेप्टेशन फंड को स्टैब्लिश किया गया था देखो 2001 में। और काम क्या था कि जो भी पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल को साइन कर चुकी हैं उनकी हेल्प करना। इसमें काम क्या होगा, देखो सिंपल सा, एडेप्टेशन का मतलब हो गया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लो कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों को सामना करना पड़ता है कुछ कंट्रीज़ को। तो उन कंट्रीज़ को इससे मतलब उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को इस हद तक तैयार कर देना कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से मान लो फ्लड्स आ गई तो वो फिर से उठ खड़े हो जाएं। कहने का मतलब क्लाइमेट चेंज का असर आ भी गया तो नुकसान को सहन करने की उनके अंदर क्षमता आ जाए। उसके लिए एडेप्टेशन फंड 2001 में स्टैब्लिश किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के एजीज में। और इसमें मेन काम क्या है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। दैट मीन्स कि अगर कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहता है तो डेवलपमेंट करते टाइम पे कुछ भी अगर एक्टिविटीज़ कुछ भी काम करे तो वहाँ पर क्लीन एनर्जी पे डिपेंडेंसी हो। दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज को और ज़्यादा एग्रीवेट ना करे और ना बढ़ाए और डेवलपमेंट आसानी से हो सके। इसके लिए एडेप्टेशन फंड स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, SCCF। इसकी अगर बात करें तो देखो इसको भी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर में ही 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। काम वही प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना सभी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो कि अडेप्टेशन लाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से ही अपने डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बेसिस पे हेल्प करे डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ की और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। तो ऐसे में स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड भी इसी से रिलेटेड हो गया। अब आप देखोगे जो ग्लोबल ये जो ग्रीन एनवायरनमेंट फंड हमने देखा था GEF, वो एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है और
GEF को ही एंट्रस्ट किया गया है इस फंड को ऑपरेट करने के लिए। तो ये ध्यान रखोगे कि SCCF जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स क्लाइमेट चेंज को कर्व करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो उसका जो इंटरेस्टेड बॉडी है वो कौन है? वो है ग्रीन एनवायरमेंट फंड फैसिलिटी। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आ जाता है, दैट इज इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। ये एक फंडिंग मैकेनिज्म ही है बेसिकली। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, नेचर, कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, और इसको जर्मन लैंग्वेज में आप शॉर्ट में बोल दोगे BMU, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है जो कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना, मतलब जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकना और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम करता है। और काम करने के लिए कौन से फ्रेमवर्क है? UNFCCC के फ्रेमवर्क और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इन दोनों मैकेनिज्म्स के ऊपर ये काम किया करता है। तो ऐसे में ये हमने 5 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैकेनिज्म देखे हैं, आप इनका रिवीजन अच्छे से कर लोगे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कंटेंट हमारे लिए वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। सबसे पहली बात तो ये कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज कौन करता है? तो ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों के साथ मिलकर के, ये तीनों मिलकर के। इसमें आप देखोगे क्या मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है इस इंडेक्स को डिक्लेयर करने में, कि CCPI जो है वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के जो नॉर्म्स हैं उन्हीं को फॉलो करता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2100 साल जब आएगा, मतलब 21st सेंचुरी जब ख़त्म हो, तब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था ना 18th सेंचुरी में, तो बोला उस टाइम पर जो टेम्परेचर का लेवल था उसके कंपैरिजन में 2100 का साल जब आए तब टेम्परेचर केवल और केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ही बढ़े, या फिर कोशिश ये की जाएगी कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो ऐसे जो टारगेट लिए हुए हैं ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 के अंडर में, उन्हीं के बेसिस पे ये काम करते हैं, उन्हीं इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है और उसी के बेसिस पे कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग क्या रही? 10वीं रैंकिंग रही, आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अब ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज में रैंकिंग के टाइम पे मार्क्स दिए जाते हैं या फिर रैंकिंग देखी जाती है? नंबर 1, कंट्री से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कितना होता है, जितना कम ग्रीन हाउस गैस एमिशन उतनी अच्छी रैंकिंग। नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी में कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा, जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट, जितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी, उतनी ही अच्छी रैंकिंग। एनर्जी यूसेज की देखिए कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, कितनी एफिशिएंसी है एनर्जी यूज़ करने में, उतना ही अच्छा स्कोर। और क्लाइमेट पॉलिसी, दैट मीन्स सरकार किस तरीके से काम कर रही है। ये 4 की पिलर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसको दिया हुआ है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और वो ये कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है? ये केवल और केवल जर्मन वॉच रिलीज करता है। तो आप ये ध्यान रखोगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और जबकि केवल ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात करें तो वो रिलीज की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। अगर इसकी बात करें स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट की, ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो एक तो ये आप ऐसे कैसे याद रखोगे। दूसरा, इस रिपोर्ट में अब की बार क्या आया है वो अगर देखें तो 2020 का साल ऐसा निकला है कि प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में जितना टेम्परेचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हुआ करता था उसके कंपैरिजन में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो 2020 तक ही राइज हो चुका है। जबकि हमने क्या देखा था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में टारगेट क्या रखा गया है कि हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होने देंगे 2100 की जो साल आएगी। भाई ये तो 2020 में ही 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तो बढ़ चुका है। तो इसीलिए तो क्या कहा गया था कि जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के जो टारगेट्स हैं उससे तो हम 3 डिग्री टेम्परेचर के अंडर भी नहीं रख पाएंगे ये वेरिएशन। इसके अलावा 2020 का जो साल था वो अभी तक ग्लोबली जितना भी रिकॉर्ड किया हुआ है ना टेम्परेचर पूरा साल का, उसमें 3 साल ऐसे कि जो सबसे वार्मेस्ट थे उनमें से एक, दैट मीन्स
2020 जो था वो 3 सबसे गर्म सालों में से एक साल निकला है। आप देखो इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो गया है, जबकि 2020 के टाइम पे हमने क्या नोटिस किया, कोविड-19 आउटब्रेक, उसके बावजूद गर्मी इतनी ज़्यादा। इसके अलावा आप देखोगे ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, जो समुद्र हैं उनमें जो एसिडिक लेवल है वो राइज हो रहा है, जबकि वो सलाइन होते हैं, तो कहीं ना कहीं मरीन लाइफ के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं वो भी ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें जैसे साउथ चाइना सी या फिर चाइनीज़ कोस्ट के आसपास में आप देखोगे तो इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हम क्या बोल देते हैं, टाइफून्स। इंडियन ओशियन में हम बोल देते हैं साइक्लोन्स। ठीक है, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोल दिया जाता है। कैरेबियन आइलैंड्स की बात करो या फिर यूएस की बात करो, यूएसए में इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या बोल देते हैं, हरिकेन्स। मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग इनके नाम हैं जो कि हमने देखे। इसके अलावा अगर हम देखें तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानना चाहें तो देखो इसमें अभी 193 मेंबर स्टेट्स हैं और अलग अलग टेरिटरीज़ हैं इंटरनेशनल जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं। और ये यूनाइटेड नेशन का जो आप देखोगे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि काम किस लिए करती है, मेटेरोलॉजी, दैट मीन्स मौसम के लिए और जलवायु के लिए ये काम किया करती है, रिसर्च होती है, जिसमें हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड काम भी हो गए कि हाँ पानी कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है, ड्रॉट्स फ्लड्स इनके बारे में, और जियोफिजिकल साइंसेस के बारे में भी स्टडी करना। तो एक तो ये ध्यान रखोगे आप कि ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इंडिया इसका एक मेंबर है, हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप जो है, ठीक है ना, उसका ये मेंबर है। ये ध्यान रखोगे, WMO जो है वो मेंबर है किसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। और वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस जो है, ठीक है ना, वो इसकी सुप्रीम बॉडी है। ठीक है, इट्स सुप्रीम बॉडी इज वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल कांग्रेस, जो कि कांग्रेस का मतलब उसके अंदर जो मेंबर्स हैं, WMO के जो मेंबर्स हैं, उन्हीं की ये ग्रुपिंग है। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है, तो ये भी वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही रिलीज करता है। जिसमें अब आप देख सकते हो इस रिपोर्ट में क्या चीज़ें होंगी, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस, दैट मीन्स कि कैसे भी करके जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके लिए ऐसे मैकेनिज्म तैयार करना जिससे कि क्लाइमेट चेंज के चलते कहीं परेशानियों का सामना ना करना पड़े उन लोगों को, जैसे कि क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव। इसमें क्या नाम से पता पड़ रहा है कि अगर कहीं पे कोई मान लो साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे कोई तूफान का माहौल बन रहा है, या कहीं पे ड्रॉट, कहीं पे ज़्यादा फ्लड्स के चांसेस बन रहे हैं, तो पहले ही अर्ली वार्निंग डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो इससे जो भी लोग वल्नरेबल हैं, जिनको भी खतरा है, वो अपनी जान बचा सकते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं WMO के द्वारा। तो ऐसे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट में डिस्कस की है। अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करवानी है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो या फिर लाइक ज़रूर कर दो, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि हाँ हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें या फिर एक बार ब्रेक लगा दें। क्योंकि प्रीलिम्स का तो देखो अभी कोविड का चल रहा है, फिक्स तो कह नहीं सकते, बट हम तो तैयार रहें। यूपीएससी बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करेगी। जैसे ही थोड़ा सा भी कोविड-19 का ये इफेक्ट डाउन हुआ, एग्ज़ाम डेफिनेटली होगी। तो ऐसे में आप तैयार रहो। बट मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये सीरीज़ अगर हमें कंटिन्यू करनी है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना एक बार। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।